नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी हमारे साथ फटाफट से क्लास में जुड़ जाएं और बेहतरीन अंदाज में क्लास को एक बार शेयर करेंगे, ताकि हम लोग एजीटीए और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ यूपी कैटेट को भी ध्यान में रखते हुए, ये जो एग्रोनॉमी की क्लास है, हमारी हिंदी भाषा के जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा रुचि लेकर पढ़ रहे हैं। आपसे बस एक ही आग्रह है कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे के पास क्लास पहुंच सके और वो बच्चा जो नहीं कोर्स ले सकता है उसको कम से कम 25 क्वेश्चन का फायदा हो जाए, 25 नंबर का फायदा हो जाए। उधर हमने एक्सटेंशन पूरा पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो बच्चे अभी कंटेंट के अभाव में भटक रहे हैं वो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पे आए, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लेलिस्ट पे जाके देखें। एजीटीए के लिए हमने पूरा एक्सटेंशन पढ़ा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे पूरा एग्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये संस्थान के द्वारा। और ऐसा भी नहीं आपको इधर उधर से मैटर दे दें, विधिवत मैटर में दे रहा हूं। और अभी आज मेरे पास एक बच्चे का फोन आया कि सर आप अपने नोट्स पर वाटरमार्क करवा लीजिए, अदरवाइज कानपुर की फोटोकॉपी पे आपका नोट्स मिल रहा है एज इट इज। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आपने जाना ना वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का नोट्स है, बस चलने दीजिए। चोरी करने वाले को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिसको काम करने की आदत ही नहीं है तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा। और अगर हम वाटर मार्क भी कर लेंगे तो चोरी करने वाला क्या करेगा? किसी से लिखवा के वो बेचवा देगा। अच्छा, हैंड राइटिंग हमारी ही चल रही है वहां, तो चोरी करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये है कि किसी भी संस्थान का मैटर कॉपी करके अपना नाम देखकर काम करना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हो तो चोरी करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, सब अपना अपना कार्य करते रहेंगे। हम एजीटीए और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को बहुत ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। अभी हमने टीजीटी और पीजीटी के बच्चों के लिए टेक्स्ट सीरीज का आगाज किया है, उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। आपके भाई बंधु, आपके घर परिवार में अगर कोई टीजीटी और पीजीटी में फॉर्म डाल रखा है और वो एग्रीकल्चर विषय से है तो आप उसको जरूर बताइएगा वाईडी कृषि संस्थान के बारे में, और उस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी जरूरतमंद बच्चे को फायदा हो जाए। तो आज हम बोले थे ना कि ऑयल सीड क्रॉप को हम चर्चा में ले रहे थे। ऑयल सीड क्रॉप का आज अंतिम क्रॉप बचा हुआ है, रेप सीड एंड मस्टर्ड। इसके बारे में अपने को जानना है, तो हम बात करेंगे रेप सीड एंड मस्टर्ड के बारे में। रेप सीड एंड मस्टर्ड दोनों को अलग अलग रूप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग एक ही जानते चले आए हैं, रेप सीड एंड मस्टर्ड। और पूरी कहानी को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। और ऑयल सीड क्रॉप का ये अंतिम क्रॉप है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रॉप है। इसमें से बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आएंगे जो आप नए नए कॉन्सेप्ट इनको सीख रहे होंगे। तो रेपसीड की जब हम बात करते हैं तो जरा रेपसीड का सबसे पहले हम बात कर लेंगे। रेपसीड का किसकी बात कर लेंगे? रेपसीड की साहब हम बात कर लेंगे। और रेपसीड क्या होता है, देन उसके बाद हम बात करेंगे मस्टर्ड की। तो रेपसीड की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास एक पौधा होना चाहिए, और रेपसीड का पौधा इस प्रकार से हम रेपसीड का पौधा बना लेते हैं। ठीक है, अब रेपसीड का जब हम पौधा बनाएंगे इस प्रकार से हम पौधा बना लेते हैं, और ये रेप सीड वगैरह का पौधा होता है। ठीक है,
इन्हीं पर फलियां आती हैं। तो ये रेप सीड का पौधा होता है, इसी से हम रेप सीड के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पादप की हाइट। तो पादप की लंबाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पादप होता है रेपसीड, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई 45 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक देखी जाती है कि इसका लंबाई मिनिमम 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है और मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो पत्तियां लगी रहती हैं साहब, पत्तियां सीधा तने से लगी होती हैं, पत्तियां सीधा तने से जुड़ी होती, सीधा तने से जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ऐसी पत्तियों को हम क्या कहते हैं, सीधा तने से जो पत्तियां जुड़ी होती हैं वो सेसाइल लीफ कहलाती। क्या कहलाती हैं? सेसाइल लीफ, जिनमें क्या होता है, पिटियोल अब्सेंट होता है। क्या होता है? पर्णवृंत अब्सेंट होता है, जिन्हें हम सेसाइल लीफ कहते हैं। अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं पिटियोल अब्सेंट, पिटियोल अब्सेंट होता है, इनमें पर्णवृंत अब्सेंट होता है, पर्णवृंत अनुपस्थित होता है। सीधा किससे लगी रहती हैं? तने से लगी रहती हैं, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये बातें आप जान लेना कि पर्णवृंत अनुपस्थित होगा, सीधे तने से लगी रहेंगी पत्तियां, तो इनको हम सेसाइल कहते हैं। और पत्तियां कैसी होती हैं साहब? तो पत्तियों के बारे में लिख लेते हैं। पत्तियां चिकनी व मुलायम होती, पत्तियां कैसी होंगी? चिकनी, स्मूथ होंगी, पत्तियां चिकनी व मुलायम होती। कैसी होंगी? मुलायम होती हैं। और तने पर वैक्स ज्यादा लगा रहता है, जो तना होता है, तना पर वैक्स या मोम, तना पर वैक्स ज्यादा लगा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा लगा रहता है। जो तना आप देखोगे रेपसीड का तो सफेद सफेद टाइप से दिखेगा, और जब उसको पकड़ोगे तो मोम जैसा दिखेगा। तो तने पर वैक्स ज्यादा लगा रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो बीजावरण होता है, जो बीजावरण होता है वो कैसा होता है? बीजावरण कहने का मतलब सीड कोट, बीज के ऊपर जो बीज चोल लगा रहता है, बीजावरण होता है चिकना व मुलायम, चिकना व मुलायम, चिकना व मुलायम, मुलायम होता है। अब पत्तियां चिकनी व मुलायम और छोटी भी होती हैं, और छोटी भी पत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी आकार में भी पत्तियां होती हैं। बीजावरण इनका कैसा होता है? चिकना व मुलायम होता है इन रेपसीड की। अब रेपसीड किसे कहते हैं साहब? तो सरसों व तोरिया को रेपसीड कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसों व तोरिया को, सरसों व तोरिया को रेपसीड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपसीड कहते हैं। तो हमने देखा कि किसको रेपसीड कहेंगे? सरसों व तोरिया को हम रेपसीड कहेंगे। जब हम सरसों व तोरिया को लगाते हैं तब हम अंतरण कितना रखते हैं? तो अंतरण, फसल अंतरण की जब बात करते हैं कि फसल अंतरण साहब कितना रखेंगे? फसल अंतरण रखते हैं हम लोग 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, और 10 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। ये हो गया फसल अंतरण। किसका? रेपसीड का। ये फसल अंतरण की बात हम लोगों ने कर ली। अब जो रेपसीड होता है, माना जाता है जब हम रेपसीड लगाते हैं तो इसकी जो उपज प्राप्त होती है, हमें जो इसकी उपज प्राप्त होती है, इल्ड प्राप्त होती है, ये होती है 14 से 20 क्विंटल, 14 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इल्ड प्राप्त होती है। कितनी? 14 से 20 क्विंटल के हिसाब से हमें इल्ड प्राप्त होती है। अब रेपसीड से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्या बन सकता है? रेपसीड का हमने पौधा बना दिया,
इसमें जड़ जो होती है वो मूसला जड़ होती है। कौन सी? मूसला जड़ होती है, ध्यान देना। कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ होती है, इस बात को ध्यान देना। कौन सी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हमने आपको रेपसीड के बारे में बता दिया। ये पत्ती होती है डायरेक्ट तने से लगी होती है, पर्णवृंत नहीं होता है। ये पुष्प होते हैं रेपसीड के। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर हम मस्टर्ड के बारे में बताते हैं आपको कि मस्टर्ड के बारे में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसी का जो दूसरा नाम है मस्टर्ड, मस्टर्ड को भी ध्यान में रखेंगे। मस्टर्ड को भी इसी तरीके से लिख लेंगे। पहले आप रेपसीड को लिख लीजिएगा, फिर हम मस्टर्ड के बारे में कहानी बात करते हैं। अभी तक आप रेपसीड मस्टर्ड को एक ही समझते थे, यहाँ पर हमने रेपसीड के बारे में ये सारी क्वालिटी बता दी। अब हम मस्टर्ड के बारे में क्वालिटी बताएंगे कि मस्टर्ड की क्वालिटी क्या है। देखते हैं हम मस्टर्ड के बारे में। तो मस्टर्ड साहब, इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे मस्टर्ड को। तो सबसे पहला पॉइंट मस्टर्ड में हमारा क्या निकल कर आएगा। पहले तो हम एक प्लांट बनाएंगे मस्टर्ड का। प्लांट इसलिए बनाएंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। जैसे यहां पर भी जड़ कौन सी होगी? जड़ साहब मूसला ही जड़ होगी, क्योंकि सरसों में जड़, रेपसीड में जड़, मस्टर्ड में जड़, तोरिया में जड़, सब में कैसी होती है? मूसला जड़ होती है। तो यहां भी लिख सकते हो कि टैप रूट होती है। कैसी? टैप रूट होती है, यानी कि मूसला जड़ होती है। इंग्लिश भी लिख लो, वहां पर हिंदी लिखे थे हम लोग। कैसी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। अब देखना साहब जरा, इसमें पत्तियां कैसे लगी होंगी। इस प्रकार से पत्तियां लगी होंगी, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पत्तियां लगी होती हैं। इस प्रकार से पत्तियां लगी होंगी। इस प्रकार से आपको पत्तियां देखने को मिलेंगी। अब इसमें फूल भी लगे रहते हैं, जैसे यहां से फूल आपके देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार से फूल भी देखने को मिलेंगे। फूल भी आपको देखने को मिलेंगे। फूल आपको ठीक है, इस प्रकार से आपको फूल देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, मस्टर्ड की कहानी देख लेते हैं। तो मस्टर्ड की कहानी में सबसे पहले देखते हैं पादप की लंबाई। जो पादप होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो पादप की लंबाई की अगर हम बात कर लें, तो पादप की लंबाई होती है 90 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। कितनी? 90 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसका मतलब ये लंबा होता है पौधा। कैसा होता है? लंबा होता है। और पत्तियां, पत्तियां पत्तियां पर्णवृंत के सहारे, पत्तियां पर्णवृंत के सहारे तने से जुड़ी होती हैं। पर्णवृंत के सहारे तने से जुड़ी होती हैं। तने से जुड़ी होती हैं, इसका मतलब इसमें पर्णवृंत पाया जाता है, जुड़ी होती हैं। तो यहां पर हमने बात की पत्तियां जो होती हैं वो तने से जुड़ी होती हैं, पर्णवृंत के सहारे मतलब पिट्यूल से पाया जाता है। तीसरी बात, जो पत्तियां होंगी इसमें लगी होंगी वो कैसी होंगी? पत्तियां खुरदरी होंगी। कैसी होंगी? खुरदरी होंगी। और कैसी होंगी?
कठोर होंगी व बड़ी होंगी। कैसी होंगी? बड़ी होंगी। यहां तक हमने बात कर लिया। उसके बाद तने पर वैक्स कम होता है, तने पर वैक्स कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जो तना होता है उस पर वैक्स कम होता है। ये पॉइंट्स हो गया। साथ ही साथ जो बीजावरण होता है, जो बीज का आवरण होता है, तो बीजावरण की जब हम बात करते हैं तो मस्टर्ड का जो बीजावरण होता है वो कैसा होता है? खुरदरा व कठोर होता है। कैसा होता है? खुरदरा व कठोर होता है। खुरदरा व कठोर होता है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या और पॉइंट्स जोड़ सकते हैं? हमने यहाँ तक बात कर ली, पत्तियां पिटियोल्स के सहारे जुड़ी होंगी। साथ ही साथ पत्तियां जो हैं वो खुरदरी होंगी, कठोर होंगी, बड़ी होंगी। तने पर वैक्स कम होता है। बीजावरण खुरदरा व कठोर होता है। पत्तियां पर्णबंध के सहारे तने से जुड़ी रहती हैं। आगे हम बात करते हैं लाहा, लाही, राया, राई को मस्टर्ड कहते हैं। मस्टर्ड कहते हैं। आई बात समझ में? किसको मस्टर्ड कहेंगे? लाहा, लाही, राया, राई को हम क्या कहेंगे? मस्टर्ड कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। फसल अंतरण की जब हम बात करेंगे कि फसल अंतरण कितना रखते हैं, तो जब भी कभी मस्टर्ड हम उगाएंगे तो फसल अंतरण रखेंगे 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखेंगे। मस्टर्ड या रेपसीड, रेपसीड के बारे में हमने देख लिया। मस्टर्ड के बारे में हम देख रहे हैं इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है। तो इसकी उपज रेपसीड से ज्यादा होती है। 20 से 25 क्विंटल के आसपास आपको देखने को मिलता है। कितना? 20 से 25 क्विंटल के हिसाब से आपकी इल्ड यहां से निकलती है। अब कहानी आ गई, शुरू हो गई। रेपसीड एंड मस्टर्ड के बारे में हम लोग जान लिए कि रेपसीड के बारे में हमने क्या पॉइंट्स देखे और मस्टर्ड के बारे में हमने क्या पॉइंट्स देखे। दोनों के बारे में हम लोग समझ चुके, रेपसीड क्या है और मस्टर्ड क्या है। अब हम शुरुआत करेंगे खेती को पढ़ने के लिए। अभी तक आप कोई भी बच्चा इन कंफ्यूजन से जूझ रहा था कि सर रेपसीड क्या होता है, मस्टर्ड क्या होता है, तो हमने दोनों अलग अलग प्लांट्स भी बना दिए, दोनों अलग अलग आपको पहचान भी बता दिए। ये जो मस्टर्ड होता है वो लंबा पौधा होता है, रेपसीड का छोटा पौधा होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं सरसों की खेती पर। आगे के पड़ाव पर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके वैज्ञानिक नाम पर हम बात करेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, हम कुल की बात करते हैं। गुणसूत्र इसमें अलग अलग होते हैं तो इसको थोड़ी देर बाद हम चर्चा में ले लाएंगे क्योंकि गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। उत्पत्ति स्थान को हम चर्चा में ले लेते हैं। उत्पत्ति स्थान, साथ ही साथ हम फल का प्रकार देख लेते हैं। फल का प्रकार और तेल की मात्रा देख लेते हैं। तेल की प्रतिशत मात्रा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को भी हम ध्यान में रखते हुए इन पर अच्छे से चर्चा करते हैं। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका अलग अलग सबके वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो एक ओवरऑल लिख लेते हैं, ब्रेसिका स्पेसीज। क्या लिख लेते हैं? ब्रेसिका स्पेसीज। हम इसको किस नाम से जानेंगे? ब्रेसिका स्पेसीज के नाम से जानेंगे। परिवार इसका कौन सा होता है? क्रूसीफेरी। कौन सा होता है? क्रूसीफेरी परिवार होता है। और इसी का दूसरा नाम होता है ब्रेसिकेसी। क्या नाम होता है?
ब्रेसिकेसीज का दूसरा नाम होता है। उत्पत्ति स्थान अपना पड़ोसी चीन। और फल का प्रकार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि मस्टर्ड का या रेप सीड का फल का प्रकार क्या होता है, तो सिलिकुआ होता है। क्या होता है? सिलिकुआ होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तेल की मात्रा 37% से लेकर के 49% तक देखने को मिलता है। तेल की मात्रा कितना देखने को मिलता है? 37 से लेकर के 49% तक देखने को मिलता है। यहां तक की बातों को हम लोग देख चुके। अब हम आगे की ओर बातों को चर्चा करेंगे। जैसे इसमें कुछ और बातें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन, विश्व में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। तो विश्व में सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां देखने को मिलता है? तो भारत में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? भारत में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन। तो भारत में सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। ध्यान देना, राजस्थान अकेले पूरे भारत का 40% से ज्यादा उत्पादन करता है। कितना? 40% से ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान अकेले पूरे भारत में। तो ये भारत में सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होगी? तो राजस्थान में। इसे राजस्थान में तिलहनी फसलों का राजा बोलते हैं। राजस्थान में सरसों को तिलहनी फसलों का राजा कहते हैं। तिलहनों का राजा कहते, तिलहनों का राजा कहते। तो अगर बात आए कि तिलहनों का राजा कौन है, तो मूंगफली है। ठीक है, परंतु राजस्थान में तिलहनों का राजा कौन है? तो राजस्थान में तिलहनों के राजा की बात करेंगे तो कौन आएगा? तो सरसों आएगा। कौन आएगा? सरसों आएगा। सरसों को राजस्थान में तिलहनी फसलों का राजा कहते हैं। अब बात आती है, सरसों रबी ऋतु का मुख्य तिलहन है। सरसों रबी ऋतु का मुख्य तिलहन है। रबी ऋतु का मुख्य तिलहन है। सरसों रबी ऋतु का मुख्य तिलहन है। क्या है? मुख्य तिलहन है। तो जो सरसों है वो रबी ऋतु का क्या है? मुख्य तिलहन है। मेन ऑयलसीड क्रॉप है रबी सीजन की। तो इतने सारे फैक्ट हमने आपको सरसों के बारे में बता दिया कि सरसों के बारे में सर हमको और क्या क्या जानना है। तो ये बहुत सारी जानकारी हमने सरसों के बारे में आपको दे दी। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके और आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सके। ये जो सरसों की क्रॉप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑयल सीड की जब क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड कंप्लीट आपको नोट्स हम दे देंगे। उसके बाद हम फॉडर क्रॉप पढ़ाएंगे, फाइबर क्रॉप पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद गन्ना और तंबाकू पढ़ा के, आलू पढ़ा के हम पूरा क्रॉप प्रोडक्शन का आपको नोट्स दे देंगे। जिस किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए होगा वो हमारे एप्लीकेशन पे आएगा, आपको एप्लीकेशन पे सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर क्रॉप प्रोडक्शन का आपको नोट्स चाहिए है तो आप एप्लीकेशन पे आएंगे, हम एक दिन अनाउंसमेंट कर देंगे कि नोट्स कैसे मिलेगा। जो कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको लेना है तो कैसे आप परचेज कर सकेंगे, उस नोट्स को कैसे पा सकेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, 3 से 4 दिन बाद। तो घबराएं नहीं, जैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन हमारा 3 से 4 दिन में कवर होता है हम वैसे ही पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ कहानी देखते हैं सरसों के बारे में।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जलवायु को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो जलवायु के लेकर अगर हम बात करेंगे तो क्या पॉइंट्स इसमें मेंशन करेंगे? सरसों रबी ऋतु का पादप। किसका है? रबी ऋतु का पादप। रबी ऋतु का पादप। जब रबी ऋतु का पादप है तो कैसा है? दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पौधा है। दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पौधा है। दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पादप, लॉन्ग डे प्लांट है। दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पादप है। यहां तक बात समझ में आ गई। सरसों कैसा है? C3 पादप है। कैसा है? C3 पादप है। ये सारी कहानी हम आपको लिखा चुके हैं, परंतु फिर भी हम लिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सरसों को कैसी चाहिए? ठंडी व गर्म जलवायु। कैसी चाहिए? ठंडी व गर्म जलवायु चाहिए। ठंडी व गर्म जलवायु चाहिए। जब बुवाई इसकी होती है सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े तक, तो क्या होता है? ठंडा मौसम हल्का हल्का होता है। तो जलवायु के ऊपर हमने चर्चा कर ली सरसों से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं इसके मिट्टी को लेकर। तो मिट्टी को लेकर हम चर्चा करते हैं कि इसको सर कैसी मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी की जब बात आती है तो बलुई व बलुई दोमट मिट्टी सरसों के लिए अच्छी मानी जाती है। बलुई व बलुई दोमट मिट्टी, परंतु अच्छी जल निकास वाली। जल निकास अच्छा होना चाहिए। जल निकास अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। अगर जल निकास अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, अभी हम बात करते हैं। जल निकास अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स यहां पर बनते हैं। क्या बनते हैं? सरसों जलभराव के प्रति, सरसों जलभराव के प्रति संवेदनशील फसल है। कैसी है? संवेदनशील फसल है। भैया लोगों, एक बार क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते रहिएगा। सरसों जलभराव के प्रति संवेदनशील फसल है। जितनी ज्यादा मात्रा में आप लोग क्लास को शेयर करोगे उतनी ज्यादा मात्रा में बच्चे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा अंजाम देंगे। आप लोग पढ़ रहे हो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर सिस्टमेटिक तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर विधिवत रूप से आपको प्लेलिस्ट बनाकर एग्रोनॉमी का एजीटीए के लिए जो प्लेलिस्ट आपको दिया जा रहा है, वहां पर एग्रोनॉमी में एक पार्ट से लेकर के आज 38 नंबर की क्लास चल रही है। पूरा सिस्टमेटिक आपको सिलेबस दिया जा रहा है। तो सरसों जो है जलभराव के प्रति संवेदनशील है, मतलब सेंसिटिव है। किसके प्रति? वाटरलॉग के प्रति सेंसिटिव है। जैसे वाटरलॉग होगा सरसों का पौधा क्या होगा? सरेंडर कर देगा, साहब हम नहीं जी पाएंगे, हम तो मर जाएंगे। ऐसा पौधा है सरसों का। दूसरा क्या होता है? सरसों लवण सहनशील फसल है। सरसों लवण सहनशील फसल है, मतलब अगर सैलाइन सॉइल है तो ये सह लेगा। सहनशील फसल, लवणता वाले क्षेत्र में रह लेगा, उगाएगा। लवण सहनशील फसल है। ठीक है, ये हो गया मिट्टी की कहानी कि मिट्टी अच्छी जल निकास वाली होना चाहिए साहब। अगर अच्छी जल निकास वाली मिट्टी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? जलभराव की समस्या हो सकती है, जिससे सरसों क्या होगा? डिस्टर्ब हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा सरसों से रिलेटेड। ये अजीबोगरीब वाले पॉइंट्स होते हैं जो आपको परीक्षा में परेशान करते हैं, और हमारा टारगेट है कि इन्हीं बिंदुओं को हम ज्यादा टारगेट करते हैं ताकि जो पेपर में आपको परेशान करे वो आपका होना चाहिए, उस पर अधिकार आपका होना चाहिए। रटने वाली चीजें तो सब कोई रट लेता है, समझ वाली चीजें जो हमारी हैं वो मजबूत होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की क्लास में।
चलिए आगे हम बात करते हैं, और क्या बात करते हैं सरसों के बारे में। तो लिखेंगे सरसों के तेल में सरसों के तेल में तीखापन का कारण। सरसों के तेल में तीखापन का कारण। आप फटाफट से बताइएगा कि तीखापन का कारण क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होगा और महक का कारण क्या होगा। दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से कि सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होगा और महक का कारण क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। ठीक है, तो सरसों का जो तेल होता है उसमें तीखापन का जो कारण की जो बात आती है साहब, तो तीखेपन के कारण की बात कहां से निकल कर आती है ये अपने को ध्यान में देखना है। तो तीखापन का जो कारण होता है आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है? आइसोथायोसाइनेट, या कहीं कहीं पर थायोसाइनेट भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? थायोसाइनेट भी लिखा मिलेगा। तो ध्यान देना, आइसोथायोसाइनेट या थायोसाइनेट के रूप में आपको देखने को चीजें मिलेंगी। अब आइसोथायोसाइनेट का निर्माण कैसे होता है तो जरा ध्यान देना। ग्लूकोसाइनोलेट होता है, आपने पढ़ा होगा ग्लूकोसाइनोलेट। ग्लूकोसाइनोलेट होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ग्लूकोसाइनोलेट का हाइड्रोलाइसिस होता है। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बताना, हम लोग सॉइल साइंस में हाइड्रोलाइसिस का पढ़ चुके हैं, जल का विखंडन होना। जब हाइड्रोलाइसिस होता है किसकी उपस्थिति में? माइरोसिनेज, माइरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? माइरोसिनेज एक एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में इसका क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट का हाइड्रोलाइसिस होता है। अब हाइड्रोलाइसिस जब ग्लूकोसाइनोलेट का होगा तो यहां पर क्या बनेगा? आइसोथायोसाइनेट बनेगा। क्या बनेगा? आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होगा। और यही सरसों के तेल में महक का कारण, तीखेपन का कारण बनता है। महक का नहीं, तीखेपन का कारण बनता है। तो आपको पता चल गया कि आइसोथायोसाइनेट या थायोसाइनेट का निर्माण कैसे होता है। ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है, इसका हाइड्रोलाइसिस जब हो जाता है, जल का विखंडन हो जाता है इसमें से माइरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होता है। अगर बहुत ज्यादा डीप घुस गया क्वेश्चन ग्लाइकोसाइनोलेट के केस में, तो यहां तक आपको मार सकता है वो एग्जामिनर। तो ये मान लो आपकी मौत है एग्जाम में, तो इससे निपटना है तो आपको ये चीजें देखना पड़ेगा। दूसरी बात, सरसों के तेल में तीक्ष्ण गंध का कारण या महक का कारण। सरसों के तेल में तीक्ष्ण गंध या महक का कारण, तीक्ष्ण गंध या महक का कारण, महक का कारण। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो सरसों के तेल में तीक्ष्ण गंध या महक का जो कारण होता है वो इरूसिक अम्ल होता है। कौन सा? इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल होता है, इस बात को ध्यान रखना। इरूसिक अम्ल की वजह से सरसों में तीक्ष्ण गंध या महक आती है। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं और नोट करके आप लोग लिखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिएगा। सरसों की खली का, सरसों की खली का खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसको खिलाने के रूप में? पशुओं को खिलाने के रूप में, पशुओं को
खिलाने हेतु। ठीक है, क्या लिखा हमने? प्रयोग करते हैं, परंतु इसकी खली में, परंतु इसकी खली में ग्लाइकोसाइनोलेट, ग्लाइको या ग्लूकोसाइनोलेट, ग्लूको ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण, परंतु इसकी खली में ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति के कारण भारत सरकार इसके सेवन पर रोक लगाती है, इसके सेवन पर रोक लगाती है, इसके सेवन पर रोक लगाती है। अच्छा, हम लोग तो खिला देते हैं पशुओं को सरसों की खली, परंतु भारत सरकार क्या कर रहा है? रोक लगा रहा है। क्यों रोक लगा रहा है? क्योंकि इसमें ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति है। उस ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति के कारण ही भारत सरकार इसके सेवन पर रोक लगाती है। तो भारत सरकार क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, क्या किया? अगर आपकी खली में कितना परसेंट? 0.5% ग्लूकोसाइनोलेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आपकी खली में 0.5% तक ग्लूकोसाइनोलेट है, खिला सकते हैं, खिला सकते हैं। अगर इससे ऊपर हुआ, अगर इससे ऊपर हुआ, इससे ऊपर होने पर पशुओं को नहीं खिला सकते। अगर मोर देन 0.5% का केस बना तो नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड डेयरी वगैरह हैं, वहां पशु जो पाले जाते हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में रहते हैं। तो ध्यान देना, हम लोग घरेलू दिनचर्या में तो पशुओं को खिला देते हैं। अगर 0.5% ग्लूकोसाइनोलेट है किसी पशु के खली में, तभी हम उस जानवर को खिला सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हो गया, मोर देन 0.5% ग्लूकोसाइनोलेट प्रेजेंट इन मस्टर्ड केक इफ नॉट सुटेबल फॉर एनिमल फीड, अगर हम बात करते हैं तो यह एनिमल के फीड के लिए सुटेबल नहीं होता है। कब? अगर मोर देन 0.5% ग्लूकोसाइनोलेट है तो यहां तक हमने बात किया कि ग्लूकोसाइनोलेट कितना परसेंट होना चाहिए। 0.5 से ज्यादा है तब नहीं खिला सकते, 0.5% तक है तो खिला सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। कुछ वेराइटियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है? आप इतना लिख लीजिएगा तब तक। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न वहां से आते हैं और बहुत कंफ्यूजन भी रहती है बच्चों को, जिसको बोलते हैं नगेरू का ट्रायंगल। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसकी कुछ ट्रिक होती हैं, वो याद कर लेते हैं। सरसों की प्रजातियां या सरसों की जातियां, स्पेसीज ऑफ मस्टर्ड रेपसीड। ठीक है, तो सरसों की जातियां जो हम पढ़ेंगे उनकी एक पहले ट्रिक पढ़ लेंगे, फिर ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिक क्या पढ़ेंगे? याद करने की एक ट्रिक है, जैसे फर्स्ट नंबर नॉग, NOC। ठीक है, NOC का मतलब है, N का मतलब यहां पर है ब्रेसिका नाइग्रा। क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा।
एन का मतलब है ब्रेसिका नाइग्रा। अभी हम आगे बताएंगे ब्रेसिका नाइग्रा किसको बोलते हैं। ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। जब ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया का जब क्रॉस हुआ तो यहां पर एक नई स्पेसीज बनकर आई जिसका नाम है ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका कैरिनाटा, जिसको हम इथोपियन सरसों बोलते हैं, इथोपियन सरसों, ब्रेसिका कैरिनाटा। ठीक है, आगे हम बताएंगे इथोपियन सरसों इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, कैसे ये डेवलप। दूसरा हम नाम लिखते हैं CON, कौन। यहां पर हम चर्चा करते हैं। सी का मतलब होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और ओ का मतलब होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या होगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। जब ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका ओलेरेसिया का क्रॉस होगा तो कौन सी वैरायटी बनेगी, ब्रेसिका नेपस, जिसको गोभी सरसों बोलते हैं। 100% सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, 100% सेल्फ पॉलिनेटेड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 100% सेल्फ पॉलिनेटेड कौन सा होता है, ब्रेसिका नेपस, जिसको हम गोभी सरसों की संज्ञा देते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरा, CNG के रूप में जानते हैं, CNJ, CNJ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो C का मतलब ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ये सारे क्रॉस अभी हम आपको दोबारा बताएंगे, परंतु हम अभी ये इसलिए बता दे रहे हैं कि यू ट्रायंगल में जब आप लोग क्रॉस करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहां से ये ट्रिक है आपकी, नाक कान CNG करके आप ऐसे याद रखोगे। तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा, जिसको बनारसी सरसों और ब्लैक मस्टर्ड भी कहते हैं, बनारसी सरसों और ब्लैक मस्टर्ड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेसिका नाइग्रा। तो ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का जब क्रॉस हुआ तो ब्रेसिका जंसिया बना, जिसको इंडियन मस्टर्ड कहते हैं, ब्रेसिका जंसिया बना, जिसको इंडियन मस्टर्ड कहते हैं, ब्रेसिका जंसिया। ये क्रॉस अभी हम पढ़ेंगे यू ट्रायंगल में। अभी तक हमने इसको बस ट्रिक के माध्यम से समझा। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, इनका इनका जब क्रॉस होगा तो ये आगे वाला जो ये है लेटर ये बनेगा प्रोडक्ट, इनका इनका जब क्रॉस होगा। ध्यान देना, सी का मतलब यहाँ पर क्रॉस में कैरिनोटा नहीं लिखेंगे, कैरिनोटा खुद एक क्रॉस करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कंपेस्ट्रिस लिखेंगे जहां पर दोनों चीजें बात कर लिए। ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आया होगा, अब हम जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तब इन दोनों चीजों का रिलेशन आ जाएगा। पहले हमने इसको इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको ट्रायंगल समझ में आ जाए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम बात करते हैं, कुछ स्पीसीज लिख लेते हैं, जैसे ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा। इसमें 2n कितने होते हैं, 16 होते हैं, और n बराबर कितने होते हैं, 8। हम n क्यों लेते हैं, जब कभी हम क्रॉस करते हैं तो F1 पीढ़ी में हैप्लॉइड क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है। कितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है, तो इसको हम इसलिए n ले लेते हैं। यहाँ पर n क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होगा अगली पीढ़ी में। तो ये तो हमारा हो गया ब्रेसिका नाइग्रा का केस। ठीक है, ब्रेसिका नाइग्रा का केस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा को यहां पर रख लिए, और ब्रेसिका ओलेरेसिया की हम बात यहां पर कर रहे हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। यहां पर 2n बराबर होते हैं
आपके 18 कितने होते हैं, 18 होते हैं, और n बराबर कितना होगा, 9 होगा। कितने हो गए, 9। तो 18 अगर इसमें 2n है तो जब क्रॉस होगा तो F1 पीढ़ी में कितना ट्रांसफर होगा, 9 ट्रांसफर होगा। कितना, 9 ट्रांसफर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं, एक तरफ लिखते हैं ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। क्या लिखते हैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। कंपेस्ट्रिस, ये ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है। इसमें 2n बराबर होते हैं 20 और n बराबर होंगे 10। कितने होंगे, 10 होंगे। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अब इनका क्रॉस कराते हैं। ये देखना बिल्कुल यू ट्रायंगल जैसा आपको देखने में लगेगा। कैसा लगेगा, यू ट्रायंगल देखने में लगेगा ये बिल्कुल पूरा। ठीक है, कैसा दिख रहा है, यू ट्रायंगल जैसा आपको दिखेगा। अब हम बात करेंगे कि हमने पहला स्लाइड जो लिखा था, क्या बनाया था हमने, नॉक की बात कर लिए थे। किसकी, नॉक की बात कर लिए थे और कैरिनाटा बनाए थे। तो नॉक यहां पर क्या होगा, एन होगा, ओ होगा, तब नॉक बनेगा। तो नाइग्रा और ओलेरेसिया का क्रॉस हुआ तो यहां पर एक नई स्पीसीज बनकर तैयार हुई जिसका नाम है ब्रेसिका कैरिनोटा। ब्रेसिका कैरिनोटा। अब इसमें एन यहां से आए 9, यहां से आए 8, 9 8 कितने हो गए, 17, और 2n कितने हो जाएंगे, n बराबर हो जाएंगे 17 और 2n बराबर हो जाएंगे 34। कितने हो जाएंगे, 34। तो यहां पर जो कैरिनोटा बना है किसके किसके क्रॉस से बना है, नॉक के क्रॉस से बना है। किसके, नॉक के, NO, फिर बन गया C। दूसरा हमने पढ़ा कॉन। कॉन का मतलब CON। अब इनके क्रॉस से भी कोई बनेगा तो क्या बनेगा, इनके क्रॉस से तो CON बनेगा। तो क्या N बनेगा, ब्रेसिका नेपस। क्या बनेगा, ब्रेसिका नेपस बनेगा। और ब्रेसिका नेपस में यहां पर 9, यहां पर 10, 19 हो गया। n बराबर 19 हो गया तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2n बराबर हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ब्रेसिका नेपस यानी कि गोभी सरसों में कितना हो गया, 38। अब हम बात करते हैं CNJ। तो CNJ का क्रॉस होगा, C और N का क्रॉस होगा और बनेगा J। तो क्या बनेगा, ब्रेसिका जंसिया। ब्रेसिका जंसिया बनेगा। और ब्रेसिका जंसिया 10 यहाँ 8 यहाँ कितने हो गए, 18 हो गए। तो n बराबर 18 और 2n बराबर कितने हो गए, तो 36 हो गए। कितने हो गए, 36। तो ब्रेसिका जंसिया का क्रॉस कैसे हुआ, जब कंपेस्ट्रिस और नाइग्रा का क्रॉस हुआ तो जंसिया बना। जब नाइग्रा और ओलेरेसिया का क्रॉस हुआ तो कैरिनोटा बना। जब ओलेरेसिया और कंपेस्ट्रिस का क्रॉस हुआ तो नेपस बना। ये जो यू ट्रायंगल दिया था ये नगेरू ने दिया था। जो यू ट्रायंगल है इसको हम यू ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू ट्रायंगल बोलते हैं। ये यू ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो नगेरू ने दिया था। नगेरू ने यह सिद्धांत बताया था। किसने बताया था, नगेरू ने यह सिद्धांत बताया था जो हम लोग पढ़ते हैं। यू ट्रायंगल पूछा जाएगा, मस्टर्ड का यू ट्रायंगल किसने दिया, तो नगेरू ने दिया। नगेरू को अंडरलाइन कर लेना। अब ये याद कैसे रखोगे, कौन कौन कहां से क्रॉस हुआ, कितने में क्या गुणसूत्र हैं, तो याद आपको यहां से रहेगा जैसे कि हमने पहली स्लाइड आपको पढ़ाई थी, ये नो कौन CNG वाला। आप इसको याद रखोगे तो इधर भूलोगे नहीं। हाँ ये जरूर है कि इसको ऊपर बहुत से लोग लिख देंगे और ये दोनों नीचे ले आएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। आप कहीं भी रखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया तो आप इसको भूलोगे नहीं। आप बस मेन होता है कॉन्सेप्ट याद करना।
कैसे कॉन्सेप्ट याद करना, आप कौन, नॉक और सीएनजी का कॉन्सेप्ट याद रखोगे, ये सब कुछ आप बना ले जाओगे, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बस गुणसूत्र याद रखना कि नाइग्रा में 16 होते हैं, ओलेरेसिया में 18 होते हैं, कंपेस्ट्रिस में 20 होते हैं। ठीक है, तो कंपेस्ट्रिस में 20 होते हैं, जंसिया बनता है इसमें 36 हो जाते हैं, कैरिनेटा में 34 हो जाते हैं, नेपस में 38 हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे इनके बारे में, कुछ प्रजातियों के बारे में, तो आप इसको नोट कर लेना एक बार फटाफट से। अब हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा बीज दर वगैरह पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इनकी प्रजातियों वगैरह पे चर्चा करेंगे। बीज दर, सीड रेट की बात करते हैं तो सामान्य की स्थिति में 5 से 7 केजी पर हेक्टेयर, कितना, 5 से 7 केजी पर हेक्टेयर इसका बीज दर होता है। अगर हम अंतरा सस्यन की बात करें, अंतरा सस्यन की बात कर लें या मिश्रित सस्यन की बात कर लें, अंतरा सस्यन या मिश्रित सस्यन की जब हम कभी बात करते हैं, मिश्रित सस्यन की बात करते हैं तो कितना निकल कर आता है, 1.5 से लेकर के 2 केजी, 1.5 से लेकर के 2 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पड़ता है। ठीक है, 1.5 से लेकर के 2 केजी के हिसाब से पड़ता है अंतरा सस्यन। जब आगे हम अंतरा सस्यन पढ़ाएंगे तो बताएंगे गेहूं और सरसों का 9:1 का अंतरा सस्यन रखते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है बताने की। ठीक है, अंतरण हमने दोनों का लिखाई दिया है। बुवाई का समय लिख लेते हैं, बुवाई का समय लिखते हैं, अंतरण दोनों लिखा दिए शुरुआत में ही, उपज भी दोनों का लिखा दिए थे, बस सीड रेट बचा हुआ था, बुवाई का समय बचा हुआ था। तो बुवाई के समय पर जब हम चर्चा करेंगे तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से, सितंबर के अंतिम सप्ताह से, सितंबर के अंतिम सप्ताह से, सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के, अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े तक, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े तक इसका क्या होता है, बोने का समय होता है, पखवाड़े तक। तो जो सितंबर लास्ट से लेकर के अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े तक इसको बोएंगे तो अच्छी उपज हमें मिलेगी। सरसों जो क्या है, रबी ऋतु का मुख्य तिलहन होता है। इस समय आप जाओगे खेतों में सरसों खड़ी होगी। सरसों का उपयोग हम तेल के रूप में भी करते हैं, मसाले के रूप में भी करते हैं, अचार वगैरह रखते हैं ना, मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है गाँव में, तो तकिया लगाई जाती है उसके सर के नीचे, ताकि उसका जो सर हो चपटा ना हो, एकदम गोल सा बना रहे। तो सरसों के बीज डाल दिए जाते हैं तकिया में, ये गांव की प्रथा है, हम आपको बता दिए। ठीक है, इसको पढ़ाई से मत जोड़ना। उसके बाद सरसों का प्रयोग हम लोग और किस में करते हैं, तो सरसों का प्रयोग हम लोग हर्बेरियम बनाते थे बचपन में, तो हर्बेरियम में उसके दाने वगैरह रखते थे, प्रैक्टिकल के लिए पहचानने के लिए सरसों के बीज का प्रयोग करते थे, सरसों के दानों का। उसके बाद परीक्षण भार इसका कितना होता है, परीक्षण भार, परीक्षण भार क्या होता है आप लोग भूल चुके होंगे शायद। तो परीक्षण भार को हम टेस्ट वेट बोलते हैं अंग्रेजी में, और 1000 दानों का वजन जो होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। छोटे छोटे दाने होते हैं, उनका टेस्ट वेट निकाला जाता है। तो इसका परीक्षण भार 3 से 5 ग्राम होता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लेना। इसका परीक्षण भार कितना होगा, 3 से 5 ग्राम होगा। ठीक है, कितना होगा, 3 से 5 ग्राम होगा। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की कि परीक्षण भार तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके सिंचाई वगैरह के पहलुओं पर, आप इसको भी स्क्रीनशॉट में बना लेना, तब्दील कर लीजिएगा। फिर हम सिंचाई पर, इसके पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सिंचाई को देखते हैं हम लोग, सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इरिगेशन मैनेजमेंट की हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जलमांग की बात करते हैं कि सरसों की जलमांग कितनी है, तो जलमांग है 500 मिलीमीटर। और किसकी 500 मिलीमीटर हम जलमांग पढ़े हैं,
कमेंट करके बताना। जूट की जलमांग 500 मिलीमीटर होती है और तिल की भी 500 मिलीमीटर होती है। तो जलमांग की बात कर लिए तो 500 मिलीमीटर हो गया। सिंचाई की अवस्थाओं की अगर हम बात कर लें, सिंचाई की अवस्थाएं, सिंचाई की अवस्थाएं की अगर हम चर्चा कर लें तो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं सिंचाई की। तो अवस्थाएं, दो अवस्थाओं पर हम सिंचाई ज्यादातर सरसों में करते हैं। पहला प्री ब्लूमिंग। प्री ब्लूमिंग, ब्लूमिंग क्या होता है? पुष्प निकलने से पहले की अवस्था होती है, ब्लूम बन जाते हैं। ठीक है, पुष्प निकलने से पहले मतलब पुष्पावस्था से पहले, पुष्पावस्था से पहले। आज पुष्पा 2 रिलीज भी हो गई है तो इसको भी देख लेना, पुष्पावस्था से पहले। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने, नहीं देखा हो तो देख लेना। प्री ब्लूमिंग पे सिंचाई करेंगे। दूसरा पॉड फिलिंग पे सिंचाई करेंगे या दाना भरते समय, दाना भरते समय। ये दो स्टेजेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे दाना भरते समय। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। दूसरा हम बात करते हैं खरपतवार की। तो खरपतवार सरसों में कौन कौन से लग जाते हैं, जरा इससे भी निपट लेते हैं हम लोग, खरपतवार से भी, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है खरपतवार से। और राजस्थान एफएसओ का भी पेपर हुआ था, वहां सरसों का खरपतवार पूछा गया। 2014 एफएसओ में भी पूछा गया और 2023 एफएसओ में भी पूछा गया। सेम क्वेश्चन, ना ऑप्शन बदला ना क्वेश्चन बदला। तो देखते हैं खरपतवार प्रबंधन पर, खरपतवार इसमें कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, सरसों में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा सत्यानाशी। कौन सा देखने को मिलेगा? सत्यानाशी। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिकन पॉपी, मैक्सिकन पॉपी इसको बोलते हैं, मैक्सिकन पॉपी। पापी नहीं, पॉपी होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका नाम होता है। और क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, कई बार इससे बहुत सारे उटपटांग के भी क्वेश्चन दे देते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये तो खरपतवार हो गया। सत्यानाशी एक ऐसा खरपतवार है जिसमें सेंसर मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा गांव में, वो सफेद सफेद इसका पुष्प जो होता है छिटक कर हवा में उड़ता रहता है और बीज गिराता रहता है। गांव में कहते थे बुढ़िया आ गई मरी हुई, भूत वाली, कहते थे कि नहीं? तो इसकी का पुष्प होता है सफेद रंग का। पुष्प तो पीला होता है, जो फल होता है सफेद, वो हवा में उड़ता रहता है। आपने देखा होगा मई जून के महीने में सत्यानाशी का, तो छितर कर इसका फल फट जाता है और आसपास इसके बीज गिर जाते हैं। इसको बोलते हैं सेंसर मैकेनिज्म। ठीक है, इसी में पाया जाता है सेंसर मैकेनिज्म। कटीली होती है, जिसको कांटेदार घास होती है ये। दूसरा ओरोवैंकी, ओरोवैंकी, ओरोवैंकी जो है सरसों के फसल में देखने को मिलता है। ओरोवैंकी को हम बोलते हैं पूर्ण परजीवी खरपतवार। क्या बोलते हैं? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार, पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार मतलब पूर्णतया जड़ पर ये रहता है, खरपतवार। ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया कि ओरोवैंकी ये पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार की श्रेणी में आता है। इतनी सारी बातें हम लोग कर ली है सरसों से रिलेटेड। अब एक पॉइंट बचा हुआ है खाद उर्वरक वाला, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर इसके अगले पार्ट में जब हम चलेंगे तो वहां क्या पढ़ेंगे? इसकी वैरायटियों पर चर्चा करेंगे, इसके रोग पर चर्चा करेंगे, इसके कीट पर चर्चा करेंगे और इसके भंडारण पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो संस्थान है उस पर चर्चा करेंगे और जो मिशन है इसके तहत उस पर भी हम लोग एक नजर डाल देंगे, ताकि कोई भी प्रश्न हमारा छूटने ना पाए यहाँ से। तो इसके जल वाली व्यवस्था कर लिए हम लोग, रोग का निपटान कर लिए। अब हम बात करते हैं इसके खाद उर्वरक पर चर्चा कर लेते हैं। तो खाद उर्वरक पर जब हम चर्चा करेंगे तो ध्यान देंगे, खाद उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एवं फर्टिलाइजर। उर्वरक से यहां पर क्वेश्चन जरूर आता है सरसों से, क्योंकि हम बताएंगे कारण क्या है उर्वरक से क्वेश्चन आने का। तो सबसे पहला बिंदु लिखते हैं खाद। खाद हम कितना प्रयोग करेंगे? तो 10 से 15 टन, 10 से लेकर के
15 टन FYM प्रयोग करेंगे। FYM प्रयोग करेंगे 10 से 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर। और कब प्रयोग करेंगे? सरसों की बुवाई करने से 1 महीना पहले, ताकि जमीन में ये पूरी तरीके से सड़ जाए और सरसों को बढ़िया सा नाइट्रोजन वगैरह उपलब्ध करा सके। अब बात करते हैं उर्वरक की। उर्वरक इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? तो मोस्टली जो सभी में उर्वरक हम प्रयोग करेंगे, कौन सा उर्वरक प्रयोग करेंगे? 60 केजी इसमें हम प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन। कितना? नाइट्रोजन। और 60 ही केजी हम इसमें प्रयोग करते हैं फास्फोरस। और 40 केजी हम प्रयोग करते हैं इसमें पोटास। ये सब डोज हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजर हो गया। अब जो मेन है उसी को हमें लिखना है नोट करके। क्या लिखना है? सल्फर युक्त उर्वरक। सल्फर युक्त उर्वरक। क्यों हम सल्फर युक्त उर्वरक ज्यादा प्रयोग करते हैं इसमें? क्योंकि तेल की मात्रा जो बढ़ानी होती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी होती है, वो सल्फर युक्त उर्वरक से ही आती है। तो सल्फर युक्त उर्वरक कौन सा प्रयोग करते हैं? सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा प्रयोग करते हैं? सिंगल सुपर फास्फेट। ये विश्व एवं भारत का बनने वाला पहला उर्वरक है। विश्व में बना था ये इंग्लैंड में, और भारत में बना था सिंगल सुपर फास्फेट। तमिलनाडु का एक जिला है रानीपेट, वहां पर सबसे पहले ये बनाया गया था। ठीक है, तो सिंगल सुपर फास्फेट की जब हम बात करते हैं, ये प्रयोग किया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट में क्या देखने को मिलता है? तो जरा ध्यान देंगे, इसमें 12% पाया जाता है क्या? सल्फर। क्या पाया जाता है? 12% इसमें सल्फर पाया जाता है। और 16% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 16% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। और 19% के आसपास इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कितना? 19% के आसपास इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और 0.3 से लेकर के 0.4% ये आपको नया मिलेगा। मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम भी इसी में मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा उर्वरक जिसमें CAMGS तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हो? सिंगल सुपर फास्फेट। तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये कहानी हमने लिख दी। कौन से तीनों द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों देखने को मिलते हैं किसमें? SSP में। एक ऐसा उर्वरक जिसमें तीनों द्वितीयक पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल में घुलनशील उर्वरक होता है। कैसा होता है? जल में घुलनशील उर्वरक। जल में घुलनशील उर्वरक की श्रेणी में इसको रखते हैं। यहां तक हमने बात कर ली और आज का ये अंतिम बिंदु है आज की क्लास का। इससे ज्यादा अब अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो भी इसके बिंदु बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सिंगल सुपर फास्फेट का जो मुद्दा था हमने यहीं पर आपका बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। बाकी आने वाले जो टॉपिक हैं फर्टिलाइजर, उसमें और इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं। इसके बाद अगला जो सेकेंड पार्ट आएगा इसका, वो कंप्लीट रेपसीड एंड मस्टर्ड को कवर करता हुआ चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ।